दोस्तों सबसे पहले तो जरा इन ट्वीट्स को देखिए। ये हरकत किसी आम आदमी की नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस फवाद चौधरी की है, जो चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो जाने के बाद इसरो और भारत का मजाक उड़ाते नजर आ रहे थे। खैर पाकिस्तानी ऑफिशियल से तो इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर के बाद मून मिशन के ही ऊपर दिन रात काम किया और उम्मीद है कि आज भारत चंद्रयान 3 के जरिए मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। वैसे यहाँ रशिया ने लूना 25 मिशन के जरिए भी चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की ट्राई तो की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका यह मिशन फेल हो गया। एंड आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग इस न्यूज को तो जान ही चुके होंगे, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि चंद्रयान 2 के टाइम रशिया ने लास्ट मोमेंट पर भारत को ऐसा धोखा दिया था कि हमारा मिशन अगले कई सालों के लिए लेट हो गया। सो दोस्तों बेसिकली हमने इस वीडियो को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि अगले कुछ मिनट्स में आपको मून मिशन की वो सारी बातें पता लग जाएंगी जो कि हम और आप जैसा कोई भी आम इंसान जानना चाहता है। तो दोस्तों चांद पर जाने का सफर शुरू होता है 12 सितंबर 1959 से, जब सोवियत यूनियन की लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने मून की सरफेस पर लैंडिंग की थी। ये पहली बार था जब किसी देश ने पृथ्वी के अलावा स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट पर दस्तक दी थी। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये काम सोवियत यूनियन ने किया था तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी इस स्पेस रेस में कूद जाता है। और फिर साल 1964 में अमेरिका भी अपनी रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट से ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस मिशन के सफल हो जाने के बाद से अमेरिका के सपने कहीं आगे तक पहुंच चुके थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये अनाउंस करते हैं कि वो इंसानों को मून पर भेजकर दिखाएंगे और सोवियत यूनियन को इस स्पेस रेस में पीछे कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ अमेरिका सिर्फ ऐसा कहता नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। अपोलो प्रोग्राम्स के जरिए 1969 से लेकर 1972 के बीच अमेरिका ने टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा था। और जानते हैं इस मिशन की टोटल कॉस्ट कितनी थी? ये थी करीब $26 बिलियन की, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आज के $250 बिलियन से भी ज्यादा बैठते हैं। ये इतना पैसा है जितनी आज दुनिया के 150 से ज्यादा देशों की जीडीपी भी नहीं है। आने वाले करीब 20 सालों तक मून पर सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन का राज था और कोई दूसरा देश यहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन साल 1990 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की इस डुओपोली को जापान ने तोड़ दिया और मून के सरफेस पर लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि जापान का ये मिशन फेल हो गया था क्योंकि जापान का गोल मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन उसके स्पेसक्राफ्ट ने हार्ड लैंडिंग की थी। आज तक टोटल 7 ऐसे देश हैं जो कि मून पर हार्ड लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन सिर्फ 3 देश रशिया, अमेरिका और चाइना ही सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुए हैं। चंद्रयान 3 की मदद से भारत मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने वाला है और उम्मीद है कि हम स्पेस के इस इलाइट क्लब में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा देश भारत मून पर पहुंचना क्यों चाहता है और चंद्रयान मिशन के पीछे का असल मकसद क्या है? अब दोस्तों पॉपुलर ओपिनियन तो ये है कि चंद्रयान मिशन के जरिए इसरो दुनिया को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाना चाहता है और ये महज हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और इसरो कभी भी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं करते। एक्चुअली पृथ्वी की तरह मून की सरफेस भी प्रीसियस मिनरल से भरी हुई है, जिस पर दुनिया के हर एक देश की नजर है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश इन मिनरल्स पर अकेले ही कब्जा कर लें और बाकियों के हाथ कुछ भी ना लगे। इसी वजह से भारत और इसी के जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज रखने वाले कई सारे देश मून पर लैंडिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसरो ने ये कोशिश आजकल में नहीं बल्कि साल 2000 से ही शुरू कर दी थी। इस साल भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के सामने मून मिशन को शुरू करने की मांग रखी और फिर 15 अगस्त 2003 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा कर दी और कुछ इस तरह से शुरू हो गया भारत के चंद्रयान प्रोग्राम का सफर। चंद्रयान 1 के लिए $48 मिलियन यानी कि 386 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि दूसरे देशों के मून मिशन के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज्यादा कम था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 उड़ान भरता है और 8 नवंबर 2008 को ये मून की ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। एक तरफ जहां रशिया और अमेरिका जैसे देश कई सारे फेलियर्स के बाद मून के ऑर्बिट में पहुंचे थे, वहीं इसरो ने ये कारनामा पहले अटेम्प्ट में ही करके दिखा दिया।
करीब 10 महीने तक चले चंद्रयान 1 मिशन ने मून पर मौजूद बहुत सारे मिनरल्स की मैपिंग की थी और इसके केमिकल कंपोजिशन से भी जुड़ा हुआ बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हुई मून के पोलर रीजन में आइस की खोज करना और मून की मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। चंद्रयान 1 के इन खुलासों से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और नासा ने तो इसे वेरीफाई करने के लिए मून मिशंस भी भेजे थे। साल 2009 में नासा ने मून पर अपना लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर भेजा था, जिसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा की थी और इसका मेन मकसद इसरो जो क्लेम कर रहा था उसकी जांच करना माना जाता है। मतलब कि यहाँ चंद्रयान सिर्फ $48 मिलियन में ही मिशन कंप्लीट कर गया, लेकिन वहीं अमेरिका की नासा ने सिर्फ इसके खोज की पुष्टि करने के लिए जिस मिशन को भेजा उसका कॉस्ट $500 मिलियन से भी ज्यादा आया। और दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। अमेरिका हैरान था कि जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज वो मून पर 12 एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर भी नहीं कर पाए, आखिर वो इसरो के एक ऑर्बिटर ने मून की सरफेस से कई सौ किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए ही कैसे कर लिया। चंद्रयान 1 मिशन की सक्सेस के साथ ही उस समय की मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने चंद्रयान 2 को भी हरी झंडी दिखा दी और इसकी लॉन्चिंग डेट साल 2013 में रखी गई। लेकिन इस साल चंद्रयान 2 को पोस्टपोन करके 2016 तक के लिए टाल दिया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये था कि भारत चंद्रयान 2 के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था, लेकिन उस समय के गवर्नमेंट ने इसके लैंडर को खुद बनाने से बेहतर इसे रशिया से खरीदना ज्यादा सही समझा। रशिया कुछ टेक्निकल इश्यूज का हवाला देकर इसरो को लैंडर देने से मना कर देता है और इसके बाद भारत सरकार के आदेश पर इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर को खुद ही बनाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि रशिया ने जानबूझकर इसरो के मिशन को फेल करने के लिए लैंडर देने से मना नहीं किया था। एक्चुअली रशिया भारत को जिस लैंडर की टेक्नोलॉजी देने वाला था वह रशिया के मार्स लैंडिंग मिशन के दौरान बुरी तरह से फेल हो जाता है और इसीलिए रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था जो खुद उसके लिए ही सक्सेसफुल साबित नहीं हो सकी थी। खैर, इसरो अपना खुद का लैंडर डेवलप करती है और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। करीब 1 महीने के सफर के बाद 20 अगस्त 2019 को ये मून की ऑर्बिट में पहुंचता है और इसरो अपने पहले गोल में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों 6 सितंबर 2019 को जब हमारा लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की ट्राई करता है तो वो क्रैश हो जाता है और मून को ऑर्बिट करता चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इससे कनेक्शन खो देता है। इसरो की सक्सेस की प्रार्थना कर रहे करोड़ों देशवासियों के लिए ये हार्ट ब्रेक मोमेंट साबित होता है और उस समय के इसरो चीफ के सिवन सर की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा के सिवन सर को गले लगाकर दिलासा देने की ये तस्वीरें इसरो और हर भारतवासी को एक नेशनल गोल की तरफ अग्रसर करती है, जिसका गवाह चंद्रयान 3 बनता है। इसरो ने चंद्रयान 3 की अनाउंसमेंट नवंबर 2019 में ही कर दी थी और 2020 में इसके लिए स्टडीज भी शुरू कर दिए गए। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में 12 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है और 5 अगस्त 2023 को इसने मून की ऑर्बिट में भी एंट्री कर ली है। अब पूरे देश की नजर 23 अगस्त यानी कि आज के शाम पर टिकी हुई है जब चंद्रयान 3 का लैंडर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और आशा करते हैं कि इस बार हम अपने अटेम्प्ट में 100% कामयाब होंगे। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को शायद तब भी देख रहे होंगे जब भारत की मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग का रिजल्ट आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 में ऐसा क्या किया है जो कि इसरो को इस बार कामयाबी की राह पर ले जाने वाला है। अब दोस्तों चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना वो अभी भी मून के चक्कर काट रहा है और अगले करीब 4 सालों तक वो वहीं पर रहने वाला है। इसी को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में अलग से कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया है, जबकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो पहले से ही वहां पर मौजूद था। पिछली बार सॉफ्ट लैंडिंग के फेलियर को ध्यान में रखते हुए इसरो ने अपने लैंडर के लेग्स और थ्रस्टर्स को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया है जिससे कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर सह सके। साथ ही इस बार इसकी लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग के प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए लैंडर में एक एडिशनल कैमरा भी लगाया गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड करने वाला है जिसे कि इंसानों के द्वारा बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। आपको बता दूं कि ये वो रीजन है जहां मून की सरफेस पर ढेर सारे क्रेटर्स हैं और यहां तक सनलाइट भी बहुत कम पहुंचती है। यहाँ कई सारे प्रीसियस मिनरल्स, हाइड्रोजन और वाटर आइस होने की संभावना जताई जाती है जो कि हमें अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब यूं तो इसरो और नासा समेत कई देशों की स्पेस एजेंसीज अपने ऑर्बिटर की मदद से साउथ पोल को एक्सप्लोर कर चुकी है, लेकिन जब बात यहाँ लैंड करने की आती है तो आज तक कोई भी देश इस मिशन में कामयाब नहीं हुआ है। इसरो के चंद्रयान 2 ने भी इसी जगह पर ही लैंडिंग करने की ट्राई की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो उस समय नाकामयाब हो गए थे।
और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के तीनों मून मिशन का टोटल कॉस्ट $170 मिलियन रहा है, जो कि साल 2009 में आई हॉलीवुड मूवी अवतार के $237 मिलियन के बजट से भी काफी कम है। साल 2013 में जब इसरो ने अपना मंगलयान 1 मिशन भेजा था तो उसका भी टोटल बजट था सिर्फ $74 मिलियन। लेकिन इसके बावजूद इसरो दुनिया की एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई थी जिसने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स की ऑर्बिट में एंटर कर लिया था। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इसरो ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि ये एक के बाद एक अफोर्डेबल स्पेस मिशन को सक्सेस तक पहुंचा पा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का मेजर रीजन है कि इसरो अपने प्रोजेक्ट के ज्यादातर कंपोनेंट्स खुद ही बनाता है और दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहता है। इससे फॉरेन कंपोनेंट पर लगने वाला हाई इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है और अल्टीमेटली इसरो का मिशन अफोर्डेबल बन पाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा पिछले कई सालों से अपने स्पेस मिशन के लिए रशियन रॉकेट्स पर निर्भर रहती है, जिसके लिए उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर इसरो ने हमेशा से ही अपने खुद के रॉकेट्स बनाने पर फोकस किया है और आज हम अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेज रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी और मून के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि यूनिवर्स की स्केल पर बहुत ही कम कही जा सकती है। आमतौर पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस डिस्टेंस को 2 से 3 दिन में कवर कर लेता है और न्यू हॉरिजन मिशन के दौरान तो नासा ने ऐसा सिर्फ 8 घंटे और 35 मिनट में ही करके दिखाया था। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसरो का चंद्रयान 3 इसके लिए करीब 40 दिनों का समय ले रहा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन छिपा हुआ है। एक्चुअली जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को ऑर्बिट करने के बाद मून की ओर इस स्लोअर ट्रैजेक्टरी से बढ़ता है तो उसे मिशन के दौरान कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है और उसकी सेफ्टी की गारंटी भी ज्यादा होती है। अगर आप साल 2020 में नासा के मार्स मिशन पर नजर डालेंगे तो ये उस समय भेजा गया था जब चाइना और यूएई भी अपने मार्स मिशन को भेजने वाले थे। कहने का मतलब ये है कि उस समय मार्स पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का काफी रश देखने को मिल रहा था, लेकिन इसरो हमेशा उस समय अपने मिशन लॉन्च करती है जब कोई दूसरा देश अपने स्पेस मिशन को प्लान न कर रहा हो। इससे दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कॉस्ट बच जाती है और लॉन्च भी काफी सस्ते में हो जाता है। और दोस्तों, इन्हीं सभी रीजंस की वजह से ही इसरो अफोर्डेबल स्पेस मिशन को लॉन्च कर पाता है और चंद्रयान प्रोग्राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हालांकि दोस्तों, इसरो के इरादे सिर्फ चंद्रयान पर रुकने के नहीं हैं, क्योंकि आने वाले सालों में इसरो ने कई सारे ऐसे मिशंस प्लान कर रखे हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले आने वाले हैं। साल 2024 में मंगलयान 1 के बाद अब मंगलयान 2 मार्च की ओर रवाना होने वाला है, तो वहीं 2025 में गगनयान मिशन के जरिए इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाली है। आदित्य L1 मिशन से हम सन को, तो फिर शुक्रयान मिशन के जरिए वीनस की स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप्स होंगे। और दोस्तों, ये सभी कदम भारत को स्पेस की सुपर पावर्स के बीच खड़ा कर देंगे। बहरहाल आज के दिन तो हमारी नजर सिर्फ चंद्रयान 3 मिशन पर है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाए और हमारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए।